खास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो जो है ना वो बार बार आते हैं। तो इसलिए आपने जो मैं अभी आपको बताऊंगा ये आपने पहले तैयार करने हैं, ध्यान से तैयार करने हैं। बाकी आप लोग बाद में तैयार करेंगे। तो मैं बेटा अपने तजर्बे की बुनियाद पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है पेपर मार्किंग के हवाले से, चेक करने के हवाले से और बच्चों को गाइड करने के हवाले से। ये जो गेस्ट पेपर है ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही है। उर्दू मीडियम वाले भी अपनी किताब पकड़ लें और इंग्लिश मीडियम वाले भी अपनी किताब पकड़ लें। और इस दौरान कहीं जाना नहीं है, गेस्ट के दौरान आपने मेरे साथ ही रहना है। मैं इंशाल्लाह आपकी कदम से कदम मिला के चलूँगा और आपको गाइडलाइन दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, हर सूरत गाइडलाइन आपको दूंगा। साल के तौर पर उर्दू के पेपर के बारे में मैंने आपको गाइड किया है, देखें ज़रा वीडियो मौजूद है, 2 से 3 वीडियो मौजूद है, ध्यान से देखें, आपको पता चल जाएगा कि उर्दू का पेपर आपने कैसे हल करना है। तो देखिए बेटा चैप्टर नंबर 2 है हमारा केमिस्ट्री का। हम लोग एक्सरसाइज भी देखेंगे। एक बेटा और बात मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी केमिस्ट्री है ना, मैं आपको बिल्कुल वाज़ह बात बता रहा हूँ, इसमें कोई ढकी छुपी और हिडन कोई भी बात नहीं है। आपकी केमिस्ट्री है, आपकी बायो है, आपकी फिजिक्स है, आपकी मैथ है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। मैं 4 साइंस सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ पहले। आपके जो MCQs है ना मोस्टली एक्सरसाइज से आते हैं। अगर 12 है ना तो 12 में से जो है ना वो 7 से 8 MCQs एक्सरसाइज से आते हैं। वो आते कौन से हैं? जिनकी स्टेटमेंट छोटी होती है, वो MCQs जो है ना वो पेपर में पूछता है। तो इंशाल्लाह उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मैं आपको जो है ना उनका भी कैसे बताऊंगा कि आपने कौन कौन से ध्यान से करने हैं, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। पेज नंबर है बेटा आपका यहाँ पे 33 पेज है। देखिए ज़रा, ये मेरे पास एटम की साख चैप्टर नंबर 2 है। इंग्लिश मीडियम वाला भी पकड़ लें अपनी किताब और उर्दू मीडियम वाले भी अपनी किताब पकड़ लें। ये मैं आपको जो गैस बताने लगा हूँ चैप्टर नंबर 2 का, इसके लेक्चर्स भी मौजूद होंगे, आप लोग देख सकते हैं। इसके लेक्चर बिल्कुल आसान ज़ुबान में होंगे, आपको समझ आएगी, इंशाल्लाह ताला समझ आएगी। तो समझाना मेरा काम है बेटा, समझना आपका काम है। बिल्कुल आसान, इंतहाई आसान ज़ुबान में मैं समझाऊंगा, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपकी जिम्मेदारी क्या है? फिर उसको याद करना। जब आप समझ के भी याद नहीं करेंगे तो फिर अच्छा नहीं होता, फिर जो है ना वो मार्क्स पे असर पड़ता है। देखिए यहाँ से आपने पहला इसका क्वेश्चन है, आपने याद करना है। एटम की तारीफ है, सबसे पहले एटम की आपने तारीफ करनी है। उसके बाद एटम की साख्त से मुतल्लिक जो है ना वो थ्योरीज और तजर्बात हैं। बेटा 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उनके बारे में आपने 2-2 पॉइंट बताने हैं। मैं 2 अल्फाज बोल रहा हूँ, आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन किसने और कब दरियाफ्त किया। नोट कर लें अपनी बोर्ड नोटबुक पे, किताब पे नोट कर लें, किसने कब दरियाफ्त किया। प्रोटॉन किसने कब दरियाफ्त किया, न्यूट्रॉन किसने कब दरियाफ्त किया। ये 3 आपने बातें बतानी है। इनके नोट्स बना के जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आप जो है ना वो नोट कर लेंगे बिल्कुल आसान ज़ुबान में। उसके बाद है जी प्लम पुडिंग थ्योरी है, इसके आप लोग तारीफ करेंगे। बेटा अगली बात ध्यान से सुन लें ज़रा, ये जो कैथोड रेज हैं और जो है ना इलेक्ट्रॉन, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त, ये जो है ना चैप्टर का पहला पोर्शन बनता है। इसमें कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट और उसकी खसूसियात देखें ज़रा। उसके बाद आता है जी हमारे पास प्रोटॉन की दरियाफ्त आता है और केनाल रेज की खसूसियात। बात की समझ आ रही है ना? या प्रोटॉन हम लोग कह सकते हैं केनाल रेज की दरियाफ्त, या प्रोटॉन की दरियाफ्त, केनाल रेज की खसूसियात, और या प्रोटॉन की खसूसियात, ये दूसरा है। और उसके बाद जो तीसरा आता है वो न्यूट्रॉन की दरियाफ्त और न्यूट्रॉन की खसूसियात। तो बेटा 3 में से 1 आपके बोर्ड के पेपर में आता है। 3 खसूसियात में से 1 की खसूसियात या वो एक्सपेरिमेंट आपसे पूछते हैं तो आपने 4 खसूसियात कम से कम एटलीस्ट याद करनी है। तो यहाँ पे ना पेज नंबर 36 पे अगर आप देखें ज़रा, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है केनाल रेस के बारे में। बेटा ये जो पॉइंट नंबर 4 है ना, पॉइंट नंबर 4, ये आपने ध्यान से याद करना है। ये जो केनाल रेज की खसूसियात दी हुई हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख लें छोटा सा, केनाल रेज कैसे पैदा होती हैं, केनाल रेज कैसे बनती हैं। ये आपके बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने ये ध्यान से लिखना है।
इसकी वीडियो भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं चैनल पे, किस तरह से जो है ना वो पैदा होती हैं। जो पॉइंट नंबर 5 है, इसमें से एमसीक्यूज आता है कि जो है ना प्रोटॉन का मैस एक इलेक्ट्रॉन से जो है ना 1840 गुना ज़्यादा होता है। तो ये 3 मैंने आपको बता दी खसूसियात बेटा। उसके बाद ना इस चैप्टर का जो दूसरा पोर्शन है वो आता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और बोहर का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है इसका एक्सपेरिमेंट, ये पहले वाला एक्सपेरिमेंट है, ये इन्होंने मुश्किल लिखा हुआ है, मैं बच्चों को शॉर्ट करके करवाता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट आपने लिखना है। इसमें एक एमसीक्यू आता है, वो ज़रा देख लें कि जो सोने का वर्क था उसकी मोटाई कितनी थी। 0.40 आपने याद रखना है, 1 2 3 4 और 4 सेंटीमीटर। अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 0 है, 1 2 3 4। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। ये सोने का जो वर्क था उसकी मोटाई थी, ये आपके पेपर में आता है। तजर्बा और उसके बाद इसके मुशाहिदात और उसके नताइज। बेटा नताइज हैं आपने 5 कर लेने हैं, तो ये 5 ही आपके लिए काफ़ी हैं। इन्होंने जो है ना 7 दिए, 4 कर लें, एंड वाली एक तारीफ कर लें, ये न्यूक्लियॉन्स जो दिया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा इसके रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के जो नकाइस हैं, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके जो उन्होंने इसकी जो खामियां बताई हुई हैं वो आपने दो ध्यान से करनी है। नीचे वाला बेटा जो पैराग्राफ दिया हुआ है आपके याद करने वाला नहीं है, आप देख रहे हैं कैमरे में, तो ये याद करने वाला नहीं है। इसको ना याद करने की कोशिश कीजिएगा, ना आपको याद होगा, ये आपके लिए। अच्छा जी, उसके बाद बोहर की एटॉमिक थ्योरी है बेटा, इसकी आपने तारीफ करनी है। और उसके बाद जो है ना इसके पोस्टुलेट्स आपने करने हैं, और मतलब कि अहम जो निकात हैं वो आपने करने हैं। तो 4 से 5 अहम निकात हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इसके बिल्कुल आसान ज़बान में चैनल पे मौजूद है, आप लोग वो भी याद कर सकते हैं। उसके बाद बेटा ये जो इधर दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, आपने ध्यान से करना है। जर्मनी के तबीयात दान मैक्स प्लांक को क्वांटम थ्योरी पर काम करने की वजह से 1918 में फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये बेटा आता है आपके पेपर में, जो है ना ये आपने ध्यान से याद करना है बेटा। ये फ़र्क है, मैंने आपको ये बात बताई है। 3 मॉडल हैं, 3 मॉडल में से 2 मॉडल हैं, एक मॉडल आता है वो मॉडल से हटेगा, इधर आ जाएगा। तो ये जो है ना आपने इसको ध्यान से कर लेना है। उसके बाद बेटा आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है, मैं आपको बातें कुछ बता रहा हूँ, आपने उनको अंडरलाइन करके याद करना है, वो आप पहले याद करेंगे। सबसे पहली बात आप लोग यहाँ पे देखें ज़रा, अगर आप किताब पे, हाँ एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा एक क्वेश्चन आता है, शेल और सब शेल में फ़र्क बयान करें। वो मैंने 2-3 मिनट का जो फ़र्क है ना, 2-3 मिनट में फ़र्क मैं इधर जो है ना आपको बता दूंगा, आपने वो नोट कर लेना है। शेल और सब शेल में फ़र्क बयान करें। अच्छा जी, उसके बाद देखिए ज़रा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, देखिए लाइन नंबर इधर है जी, पहला एनर्जी लेवल के शेल है, मिला है आपको? ध्यान से देखिए ज़रा बेटा, इधर गौर करें ना, किधर आप जा रहे हैं, वापस आ जाएं। पहला एनर्जी लेवल है, के शेल है, इसकी एनर्जी कम होती है। दूसरा एनर्जी एल शेल है, ये आपने 4 लाइनें ध्यान से करनी है। और उसके बाद बेटा ये जो बॉक्स दिया हुआ है, देखें ज़रा कैमरे में अगर आपको नज़र आ रहा है ये बॉक्स, इसमें उन्होंने के शेल और शेल का नंबर कौन सा है, शेल का नाम, और सब शेल, एक शेल में कितने सब शेल होते हैं। मैंने आपसे क्या बोला है, एक शेल में कितने सब शेल होते हैं, तो ये आपने ध्यान से करना है। इसमें से एमसीक्यूज भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद बेटा पहले 18 अनासर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पहले उन्होंने तारीफ दी हुई है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल में इलेक्ट्रॉन को तरतीब देने को, या आप लिख सकते हैं, ये भी जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आसान ज़ुबान में, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल में इलेक्ट्रॉन को तरतीब देने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये आपने जो है ना वो ध्यान से करें। किसी एटम की सबसे ज़्यादा मुस्तहकम या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी वाले लेवल में मौजूद है। बेटा जो न्यूक्लियस के करीब शेल होता है ना, उसकी एनर्जी कम होती है, और उसके बाद जो दूर होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये उसके बाद देखिए ज़रा, ये आप इसको बॉक्स बना लें, ये इंपॉर्टेंट है। ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन पक्का आता है। और बेटा इधर एक मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, इधर जो है ना नहीं लिखा हुआ, या कुछ किताबों में लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो फार्मूला आप लोग नोट कर लें, किताब पर लिख लें, मार्कर के साथ लिखेंगे।
वो फार्मूला की 2n²। 2n² का ये जो फार्मूला है ये जो है ना आपके बोर्ड के पेपर में आता है। ये आप लोग ध्यान से इसको याद कर लेंगे कि एक शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद किस फार्मूले के तहत मालूम की जाती है। 2n² बेटा फार्मूला है, 2n²। 2n²। तो इसकी भी वीडियो मौजूद है कि किस तरह से हम लोग एक शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम कर सकते हैं। तो आप इसकी वीडियो मालूम जो है ना वो देख सकते हैं बेटा। इसलिए इसकी वीडियो मौजूद है, ये एक शेल वाला एक ऐसा चैप्टर है, टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। 4 में इसकी जो है ना एप्लीकेशंस हैं ये इस फार्मूले की। वहाँ पे हम लोग एक एटम में जो है ना वो शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद, मिसाल के तौर पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, वहाँ पे देखते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे इन्होंने आगे दिया हुआ देखें ज़रा, शेल और सब शेल में शेल में सब शेल में ऐसे सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं जो है ना वो 2 आते हैं। और पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और अगर आप इधर गौर करें तो यहाँ पे इन्होंने शेल और सब शेल के बारे में बताया हुआ है। इसकी बिल्कुल आसान जुबान में वीडियो मौजूद है, आप लोग उसको देख सकते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन आपको आता है, मैं भी आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आसान जुबान में, कि एक शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक शेल में ज़्यादा से ज़्यादा एक शेल की इलेक्ट्रॉन्स की कितनी गुंजाइश होती है, कितनी गुंजाइश का एक शेल होता है। 2, 8, 18, 32। तो ये बार बार बोर्ड के पेपर में जो है ना वो क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको ध्यान से करना है। उसके बाद देखें ज़रा, पहले 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेटा मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ, आपने पहले 18 एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो 18 एलिमेंट के नाम है वो आपने याद करने हैं, और ये आपके काम आएंगे नेक्स्ट क्लास में। 10th की केमिस्ट्री में आएंगे, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आएंगे, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में काम आएंगे। तो आप लोग वो नाम 18 याद करेंगे। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, आप 2 सांसों में वो नाम याद करेंगे। अगर 2 सांसों में नहीं याद करेंगे तो मसला होगा, केमिस्ट्री की समझ नहीं आएगी, चैप्टर 4 की समझ नहीं आएगी, नेक्स्ट भी समझ नहीं आएगी। मैंने याद किए हुए हैं, अगर मेरे से सुनने हैं तो आप सुन लें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से मैंने याद किए हुए हैं। तो बेटा आप भी याद कर लें। अगर आपको याद हो जाए तो आपने कमेंट में यस लिखना है, ताकि मुझे पता चले आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ये जो है ना गेस्ट पेपर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं। तो ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा आपने याद किए हैं कि नहीं किए हैं। उसके बाद बेटा ये जो है देखिए ज़रा, ये बॉक्स दिया हुआ है। एक और बात मैं आपको बता दूँ बेटा, जितना छोटा शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना उसके आने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये कई दफ़ा आया हुआ है जो है ना, ये 10th वाला, एक शेल की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश क्या है। इसी तरह जो पहले नंबर पे है, सब शेल पी में ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, पीछे मैंने आपको बताया। दूसरे शेल में कितने सब शेल होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद देखिए ज़रा 5वें पे देखिए, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। हाइड्रोजन में एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेके अब आपको आने चाहिए नाम, जो मैंने आपसे बात पहले करी है। उसके बाद बेटा इस चैप्टर का जो है ना चौथा पार्ट है, चौथा पोर्शन है, 4th वाला पोर्शन है। 4th वाला बेटा इसका पोर्शन है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो है ना 4th वाला इसका पोर्शन है। आइसोटोप्स में से एक क्वेश्चन आता है, अगर वो आसान देगा तो पूछेगा आइसोटोप से क्या मुराद है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नाम लिखें, ये बहुत ज़्यादा आता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नाम लिखें। तो यहाँ पे बेटा एक और जुमला जो है ना, कार्बन के आइसोटोप्स हैं, ये लिख लें आप लोग। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 2 नहीं है, ये आप लोग सेम में बात रख लें। कार्बन के जो है ना वो 3 आइसोटोप्स हैं, 2 नहीं हैं। 2 आइसोटोप क़याम पजीर हैं और एक गैर क़याम पजीर है। 2 क़याम पजीर हैं और एक गैर क़याम पजीर है। बेटा ये आपने बात ज़हन में रखनी है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नाम आपको आने चाहिए, ये उन्होंने एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं। तो उसके बाद बेटा ये जो रेडियोथेरापी, कैंसर का इलाज, ये आइसोटोप्स के इस्तेमालात हैं। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। देखिए ज़रा, रेडियोथेरापी कैंसर का इलाज है,
इसी तरह तशखीस और दवा के ट्रेसर के तौर पर जो है ना हम लोग इस एक दफ़ा आप इसको पढ़ लें। ये लॉन्ग में ज़्यादातर आता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आइसोटोप डेटिंग दिया हुआ है और इसी तरह रेडियो कार्बन डेटिंग दिया हुआ है। तो ये आप ध्यान से दोनों तारीफ़ें कर लें। केमिकल रिएक्शन और साख्त मालूम करना ये काम ही आता है। और उसके बाद बेटा पावर जनरेशन में आइसोटोप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आता है, आपने ये ध्यान से करना है। आप ऐसा करें, ये 2-3 इस्तेमाल अच्छी तरह से कर लें। 2 पावर जनरेशन वाला आप ध्यान से करेंगे और ये मसावात करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेटा गेस्ट पेपर बता दिया है चैप्टर नंबर 2 का। अब आप आ जाएँ इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएँ। शॉर्ट MCQ आपने वही करने हैं, एक्सरसाइज वाले ही करने हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 4 है, तो 4 शेल और सब शेल में फ़र्क बयान करें, हर एक की मिसाल दें। ये जो है ना कई दफ़ा आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने इसलिए इनको ध्यान से करना है। और इसी तरह जो इंशाई सवालात हैं, कैथोड रेज कैसे पैदा होती हैं, वही जो मैंने आपसे पहले बात की थी। बेटा एक बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान से बात सुननी है। अगर आपको चैप्टर पूरा आता है ना तो एक्सरसाइज भी आती है। एक्सरसाइज में हर एक्सरसाइज में 2-3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो वो दाएं बाएं इधर उधर से पूछ लेता है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा। अब आपको पूरे का पूरा चैप्टर आना चाहिए। इस चैप्टर में आप देख लें कितने जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो ये आपने ध्यान से करना।